पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। अभी हमने पिछले वीक में जो वीडियोस बनाई, जो मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स की जो 2025 की स्ट्रेटजी थी वो हमने आपके सामने पेश की। वो उनकी वर्किंग थी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखें और सीखें और समझें, और उन्होंने किया है और उसको आपने किस तरीके से लेके चलना है। लेकिन अब आज की वीडियो में हम थोड़ी सी उन तमाम वर्किंग की, क्योंकि वो इंडिविजुअल में अगर हम अपनी असेसमेंट करने जाएं तो हम कैसे करेंगे उसको, और उसको किस तरीके से हमें लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमें हर बंदे को अपनी असेसमेंट पे डिपेंड करना चाहिए। जैसे हम आपको पहले भी कई मरतबा बताते रहे हैं कि इनकी असेसमेंट्स तो 2022-23 में भी कंपनियों के बारे में बहुत अच्छी थी। जब OGDC 70 पे था, ये पूरा साल 2 साल से इन्होंने यही कहा हुआ था कि उसकी वैल्यू 150-200 है, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं जा रहा था क्योंकि मार्केट ही नीचे जा रही थी। तो सिर्फ उनकी बातों पे रिलाय नहीं करना होता, हमने अपनी भी असेसमेंट करनी होती है। और क्योंकि हमारा आउटलुक, अगर हम अपनी बात करें, हमारा तो आउटलुक मुस्तकबिल के लिए मार्केट का पॉजिटिव है। तो जब मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनमें से बहुत सारी कंपनियों के टारगेट्स अचीव भी हो जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा हमेशा हमें उनकी बात पे ट्रस्ट करना चाहिए या उस पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मार्केट के आउटलुक की असेसमेंट करके हमें फैसला करना चाहिए कि क्या शेयर्स के वो टारगेट्स मीट हो सकेंगे कि नहीं। तो अब हम एक तरीका इसका हम ये कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है, और वैसे भी हमारी असेसमेंट क्या होती है, हमारे पास क्योंकि मुस्तकबिल का आमतौर पे डेटा नहीं होता, हम पास्ट के ईपीएस को एनालाइज करते हैं। ईपीएस की असेसमेंट करके हम देखते हैं कि मुस्तकबिल का ईपीएस कैसा रहेगा, उसके मुताबिक वैल्यू, मतलब वो वहाँ पे बाय करना चाहिए शेयर को कि नहीं करना चाहिए। और हमने जितनी कंपनियों का वहाँ पे जो उनका स्नैपशॉट व्यू पेश किया, तो उसमें से जो 7 कंपनीज हैं, उन्होंने जिन जिन कंपनी की असेसमेंट की, उनके अगले 2 सालों की ईपीएस का फोरकास्ट किया हुआ है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि लाजमी उनकी ईपीएस ऐसे हो, ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तो आज की तारीख में जो उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनके एक्सपर्ट्स ने उसको असेस करके ये एक अंदाजा लगाया है कि अगले 2 साल में उनकी ईपीएस कैसे रह सकती है। तो वो तो हमें साथ साथ अपडेट अपने आप को रखना पड़ेगा। लेकिन अभी की बेसिस पे हमने उनकी जो मुस्तकबिल की ईपीएस की असेसमेंट है इन कंपनीज की, उसको भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। और हम ये करेंगे कि हम 2 साल की ईपीएस का एवरेज निकाल लेंगे, 25 और 26 की ईपीएस क्या आ रही है, और उसके हवाले से ये एक दफा चेक करेंगे कि ये कंपनीज करंटली किस पीई पे हैं। और अगर तो मार्केट अगले 2-3 साल आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि 2-3 साल बज़ाहिर ऐसा लगता है ना कि ये हुकूमत के 2-3 साल हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 साल वो चलेंगे, बज़ाहिर ऐसा लगता है। तो अगले 2-3 साल में अगर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जाती रहे, तो हमें लगता है कि ये कंपनियां अपने 8 या 9 या 10 पीईस पे तो जा ही सकती हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं। तो उस हिसाब से हम अब ये देखेंगे कि अगले 2 साल की जो फोरकास्ट है ईपीएस, उसके मुताबिक उनकी अगर 8 पीई पे चलेगी वैल्यू तो रेट क्या होगा, 9 पीई पे चलेगी तो क्या होगा, 10 पीई पे चलेगी तो क्या होगा। अच्छा, ये भी कोई लाजमी नहीं है कि मार्केट बहुत 2 लाख पे भी चली जाए। हो सकते हैं इनमें से कुछ कंपनियों के प्राइस अर्निंग 10 पे ना गई हो, तो या 9 पे ना गई हो या 8 पे भी ना गई हो, जानी तो चाहिए। लेकिन मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो बहुत चांसेस हैं कि इनकी भी पीई काफी बेहतर हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि पहले हम डिविडेंड यील्ड के हवाले से ज्यादा कंपनियां सिलेक्ट करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब डिविडेंड यील्ड्स कम होती जा रही हैं, तो हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ऐसी कंपनीज पे जिनकी मुस्तकबिल की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो रही है या सस्टेन कर रही है और उनकी पीई काफी कम है। तो उस हवाले से एक हम ये समरी इंफॉर्मेशन आपके सामने पेश करेंगे, और उसमें इन कंपनीज का कि अभी करंट पीई क्या चल रही है, मुस्तकबिल के 2 साल की फोरकास्ट ईपीएस के हवाले से, और उसके बाद वो पीई 8 पे कितनी प्राइस बनती है, 9 पे कितनी और 10 पे कितनी बनती है। तो अभी पहली सिर्फ कंपनी का हम थोड़ा सा सिर्फ डिटेल में देख लेते हैं। अब ये जहाँ पे जो शुरू के कॉलम्स में जो फिगर्स आ रही हैं, ये बेसिकली समरी इंफॉर्मेशन है कि हर कंपनी ने, हर ये जो ब्रोकरेज हाउस है, इसने इस कंपनी की 2025 दिसंबर की वैल्यू क्या लगाई हुई है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने तो हमारा तो ख्याल ये है ना कि 3 साल के बाद ये अपनी 10 की पीई पे चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह मार्केट में 24 में हुआ, यू नेवर नो 25 में क्या होगा, क्या पता इस साल में ही वहां पे चले जाएं। तो अगर ऐसा हुआ तो जाहिर बात है हम इंजॉय करेंगे और तब फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन इस तरीके से हम अपनी एक असेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओजीडीसी की ये सिर्फ
पहली कंपनी को हम डिटेल में देखते हैं, बाकियों में पुरानी इंफॉर्मेशन को हम स्किप करेंगे। जैसे ओजीडीसी है, एकेडी ने 355 लगाई, आरिफ हबीब ने 349, जेएस ग्लोबल ने 280, बीएमए ने 285, इंटर मार्केट ने 266 और आईजीआई ने 252। अब अगर ईपीएस की बात करें तो एकेडी ने इसकी 43 बनाई, एचसीएल ने फोरकास्ट की है 49, जेएस ग्लोबल ने 40, बीएमए 45, इंटर मार्केट 39, आईजीआई 48, टॉप लाइन 42। यानी कि हर एक के मुताबिक तकरीबन ये 40 से 50 की रेंज के अंदर ही होगा। तो एवरेज ईपीएस हमने निकाल ली अपनी वर्किंग के लिए कि इन सब की अगर एवरेज निकालें तो 44 बनती है। उसके बाद 26 की अगर ईपीएस देखें सबकी तो वो भी तकरीबन 44 है, यानी कि सस्टेन करेगी उनके मुताबिक। और लेकिन जिस तरह एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं ये मुस्तकबिल में बढ़ भी सकती हैं, लेकिन अभी के हिसाब से एवरेज दोनों की निकाल ली। इसी तरह वैसे देख लेते हैं पीपीएल की भी जो है एवरेज 25 की बन रही है 39 और 26 की भी 39, मारी की 63 और 26 की भी 63, और पीओएल की एवरेज है 25 की 93 और 26 की 95। अब आगे चलते हैं, तो हमने क्या किया, 25 और 26 की जो एवरेजेस निकाली थी उनकी भी एक एवरेज वैल्यू ले ली, तो वो यहाँ पे आ गई। फिर हमने अभी ये जुमेरात जो है 23 तारीख की प्राइसेस हमने, क्योंकि अभी फ्राइडे का दिन अभी खत्म नहीं हुआ था जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो हमने अभी थर्सडे की वैल्यूज ले ली हैं। तो यहाँ पे वो वैल्यूज आ गई, जैसे ओजीडीसी उस दिन 214 रुपये 15 पे क्लोज हुआ। अगेन डेटा बहुत है तो कहीं पे गलती हो सकती है, तो आप उसको वैलिडेट जरूर करें। अच्छा, अब प्राइस अर्निंग करंट के हिसाब से उसकी बन रही है ओजीडीसी की 4.89, जो पीपीएल है उसकी 4.73, जो मारी है उसकी 9.44। यानी कि देखिए मारी का असल मसला ये है कि अभी करंट फोरकास्ट के हिसाब से ही वो बहुत ऊपर है। इसीलिए आपको पता है कि मारी में हमने जब कहा था, हमने आपसे कहा था हम होल्ड कर रहे हैं और हम इसमें यहाँ पे फर्दर बाइंग नहीं करेंगे। हमने जितनी बाइंग करनी थी वो 400 से 450 की रेंज में कर ली थी, या जितनी सेलिंग भी करनी थी शॉर्ट टर्म वाली वो भी वहां कर दी थी। तो बहरहाल जाने को तो कोई पता नहीं कहाँ ले जाए, तो धोखेबाजी और गेम्स चलती रहती है मार्केट में। लेकिन ये देखें यहाँ पे कितना डिफरेंस है। उसके बाद पीओएल की ये 6.77। अब देखें जी, अगर तो प्राइस अर्निंग 8 की हो जाएगी तो ओजीडीसी की वैल्यू 350 बननी चाहिए, पीपीएल की 309 बननी चाहिए, मारी की 504 बननी चाहिए और पीओएल की 750 बननी चाहिए, अगर कल को इन कंपनियों ने अपनी प्राइस अर्निंग 8 को अचीव करना है तो। और अगर उस हिसाब से देखें तो ओजीडीसी में अभी 64% का पोटेंशियल है, पीपीएल में 69% का पोटेंशियल है, मारी में ये नेगेटिव 15% है, यानी कि इसके मुताबिक तो और कम होनी चाहिए, और पोल में 18% का। अगेन लाजमी नहीं है कि कल को ये अपनी 8 पीई को भी अचीव करें, किसी ना किसी बेसिस पे तो हमने असेसमेंट करनी होती है ना, और अपना आइडिया लगाना होता है, तो उसकी ये बेसिस है। आपका जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, ये हम एक वर्किंग लेके आए हैं, उसके बाद हर एक ने अपना अपना फैसला करना है कि उसने इसको रेलिवेंस देनी है कि नहीं। क्योंकि अगर अभी भी आप डिविडेंड यील्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, विच इज नॉट बैड स्ट्रेटेजी अभी भी, तो उसमें हो सकता है कि इन कंपनी की रेटिंग्स डिफरेंट हो जाएं। अच्छा, अगर कल को प्राइस अर्निंग 9 को अचीव करना है तो ओजीडीसी की 394 होनी चाहिए प्राइस, पीपीएल की 348 होनी चाहिए, मारी की 567 होनी चाहिए और पीओएल की 844। और अगर प्राइस अर्निंग 10 पे जाना है तो वहां पे ओजीडीसी की 438 होनी चाहिए प्राइस और डबल हो सकती है, और पीपीएल की 387 होनी चाहिए, इसमें भी डबल का पोटेंशियल है, मारी की 630 होनी चाहिए, वो यहाँ से पॉजिटिव है लेकिन ज्यादा नहीं, और पोल की 937 होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो फोरकास्ट ईपीएस इन्होंने कंपनियों ने दी हैं, इसमें देखें जाहिर बात है अगर मुस्तकबिल में कल को, जैसे मारी आपको पता है वो माइनिंग में जा रहे हैं, वो आईटी का काम कर रहे हैं, अगर इस तरह की चीजों में वो आगे आते हैं तो उसका कोई पता नहीं इनकी ईपीएस पे दुगना इंपैक्ट हो जाए। तो अगेन ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ये आज की तारीख में फोरकास्टेड वैल्यूज हैं। तो बाकी वो जब जब वो फोरकास्ट चेंज होंगी, इनकी वर्किंग चेंज होंगी, तो ये उसी तरह चेंज हो सकती हैं। और ये एक्सेल फाइल किसी को नहीं मिल सकती भाई, प्लीज ना मांगिएगा। अगर आपको ये सही लग रही है, अच्छी लग रही है तो अपनी खुद बना लीजिए। इंफॉर्मेशन सारी आपके सामने पड़ी है, थोड़ी सी मेहनत करना सीखें। अच्छा जी, तो ये हो गया जी ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर। अब हम चलते हैं जी फर्टिलाइजर पे। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं।
फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। फर्टिलाइजर की जो एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाली हुई हैं, वो कुछ ने तो बहुत कम निकाली हैं, 320 से लेके 600 583 तक हैं। तो ये तो बहुत ही, हमें लगता है कि जिन्होंने कम रखी हैं वो बहुत कम रखी हुई हैं। ये इतनी एफएफसी की डिजर्व नहीं करती कि उसको 320 पे रेट किया जाए। इरिस्पेक्टिव के करंट प्राइस क्या चल रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या देख नहीं रहे लोग कहाँ जा रही है, उसका डिविडेंड पोटेंशियल देख नहीं रहे वो कहाँ जा रहा है। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने किया है। अच्छा, और इसी तरह एंग्रो की आरिफ हबीब ने 338 की हुई है, एकेडी ने, और ये सारी पुरानी एंग्रो की हुई हैं। तो अभी नई की तो कुछ आई नहीं है, उस हिसाब से ओवर वैल्यूड हो चुका है। ईफर्ट की भी देखा जाए तो 200 से लेके 240 तक, और फातिमा की, अच्छा हर कंपनी की वैल्यूएशन नहीं निकाली। जैसे फातिमा की सिर्फ एकेडी की यूनिवर्स में थी, तो वो सिर्फ उसका वहां पे एक ही कंपनी का फिर डेटा आ रहा है। जिसका 3 कंपनीज ने किया है या 2 कंपनीज ने किया है, उसकी उस हिसाब से एवरेज निकली है। तो जरूरी नहीं कि हर एक की एवरेज जो है वो 6 से डिवाइड हुई है। तो अब इसी तरह अगर ईपीएस में एवरेजेस देखें, तो जो 25 की ईपीएस है वो एफएफसी की 54 रुपए है, और 26 की 57, एंग्रो की 57 है, ये 25 की फोरकास्ट, और 26 की 60, और इसको आप 2.24 से डिवाइड कर लें इस करंट कंपनी की ईपीएस निकालने के लिए। ईफर्ट की 28 रुपए है एवरेज 25 की, और 29 है जी 26 की, और फातिमा है 17 25 का, और 16 26 का। और इसी तरह इसके मुताबिक आप अगर कोई डिविडेंड यील्ड की असेसमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब ईफर्ट तकरीबन 28 रुपए का डिविडेंड अगले 2 साल में देगा, और एफएफसी क्योंकि तकरीबन उसका पे आउट 80% है, तो आप समझ लें कि 45 रुपए का डिविडेंड अगले दोनों साल में देगा। और उस हवाले से डिविडेंड यील्ड की एस्टिमेशन भी आप कर सकते हैं जो करना चाहें। अब अगर देखें तो एफएफसी की 25 की एवरेज है 55, एंग्रो की 59, ईफर्ट की 28, और फातिमा की 16, 25-26 की एवरेज। अब करंट प्राइस के हिसाब से जो है एफएफसी की प्राइस अर्निंग बनती है 7.14, एंग्रो की बनती है 3.82, ईफर्ट की बनती है 7.8, फातिमा की बनती है 5.15। अच्छा, ये एंग्रो की सही नहीं है। एंग्रो की इस असेसमेंट के लिए हमें इस वैल्यू को, बल्कि हम ऐसा करते हैं ईपीएस को हम कर देते हैं, हम इसकी ईपीएस को यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2.24 से कर देते हैं। तो उस हवाले से इसकी करंट प्राइस अर्निंग 8.55 बनती है। तो अगर 8 की प्राइस अर्निंग पे चले जाएं तो एफएफसी में 12% का पोटेंशियल नजर आ रहा है, एंग्रो में नेगेटिव है, ईफर्ट में 3% है, और फातिमा में 55% है। अब अगेन फातिमा में पोटेंशियल इसलिए ज्यादा है क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर आमतौर पर डिविडेंड यील्ड के हवाले से उसकी वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही होती हैं, और फातिमा का डिविडेंड कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपनी पीई को भी अचीव कर सकते हैं। अगर 9 के पीई पे देखें तो एफएफसी में 26% का पोटेंशियल है, एंग्रो में 5%, ईफर्ड में 15%, और फातिमा में 75%। और अगर 10 की पीई को कल टच करते हैं तो एफएफसी 552 तक जा सकता है, एंग्रो 262, ईफर्ट 281, और फातिमा 163, और ये उनके आगे पोटेंशियल्स हैं अभी यहाँ से ऊपर जाने में। अच्छा, जितनी भी कंपनियां डिविडेंड देती हैं ना, वो उनके लिए बहुत अहम है ये देखना कि जब उनकी प्राइस अगर पीई के मुताबिक ऊपर जाती है, तो आपने ये इग्नोर नहीं करना कि वो बीच बीच में ना डिविडेंड भी देते जाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी हम अगले 2 साल की असेसमेंट यहाँ पे, वैसे तो हम 3 साल की कर रहे थे, चलिए 3 साल की करते हैं। 3 साल में हमारा ये है ना कि शायद ये कंपनियां अपने 10 के पीई पे चली जाएं। अब अगर ये देखें एफएफसी की अभी प्राइस आ रही है 393। अब एफएफसी अगले 3 साल में हमें लगता है कि वो कम से कम भी जो है 120 रुपए का डिविडेंड देगा। ठीक है, अब उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी असेसमेंट असल में ऐसे होनी चाहिए। इसकी जो अभी की प्राइस चल रही है उसमें से आप 120 रुपए निकाल दें, तो जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू बनेगी, आप यूं समझ लें उसकी 274 रुपए बनेगी। और अगर ये अपने 10 की पीई पे चला गया 3 साल में, तो इसमें 100% का पोटेंशियल मौजूद है, ये डिविडेंड को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो ये आप जब अपनी वर्किंग कर रहे हो तो आप उस हवाले से
इसको आप पॉइंट स्कोरिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं, वर्किंग में ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां तो डिविडेंड देती ही नहीं हैं, और ऐसी कंपनियां जो हैं फिर वो क्या कहते हैं आपका उनकी तो प्राइस अर्निंग में फिर सीधा सीधा ही आएगी ना कि प्राइस क्या बन रही है और अर्निंग क्या है, लेकिन जो डिविडेंड देती हैं उसमें आपको डिविडेंड का इम्पैक्ट भी शामिल करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि अभी एक्सटेंडेड वर्किंग है। तो ये देख लें जी, इन सब में फिर पोटेंशियल बढ़ जाएगा जो अभी नजर आ रहा है। उसके बाद है जी ऑयल मार्केटिंग। उसमें अगर पीएसओ को देखें तो उनकी जो मुख्तलिफ असेसमेंट्स हैं वो 400 से लेके 362 से लेके 729 तक हैं। अगेन सबसे ज्यादा इन तमाम असेसमेंट्स में हमें लगता है आरिफ हबीब कंजर्वेटिव है और एकेडी बहुत खुले दिल से कर रहे हैं असेसमेंट, यानी कि एचसीएल इज द बियर एंड एकेडी इज द बुल। अच्छा, एपीएल की जो है वो भी बहुत गैप है, 550 से लेके 825 तक की रेंज है। एसएनजीपी की सिर्फ एक ही असेसमेंट 113 की और एचटीएल की 60 की तकरीबन। और अगर इनकी देखें, अब ये सारी यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है ना 25-26 की एवरेज पे चले जाते हैं। अब 25-26 की एवरेज जो है पीएसओ की 67 है, एपीएल की 87 है, एसएनजीपी की 24 है और एचटीएल की 8। अब अगर करंट देखें तो करंट प्राइस अर्निंग जो है वो पीएसओ की 5.73 है, एपीएल की 5.9 है, एसएनजीपी की 3.9 है, एचटीएल की 5.7। तो अगर 8 की पीई पे देखें तो पोटेंशियल है पीएसओ में 40% का, एपीएल में 35% का, एसएनजीपी में 103% का, एचटीएल में 41% का। 9 की पीई पे देखें तो पीएसओ में पोटेंशियल है 57% का, एपीएल 52%, एसएनजीपी 128% और एचटीएल 58%। और 10 की पीई पे पीएसओ 674 और वैल्यू हो जाएगी, एपीएल 886 वैल्यू हो जाएगी, एसएनजीपी 242 वैल्यू हो जाएगी, एचटीएल 85 वैल्यू हो जाएगी और आगे उनके पोटेंशियल्स हैं। अगेन जो डिविडेंड के आप एस्टिमेट्स इसमें से लेस कम ज्यादा करना चाहें वो देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी ऑटो सेक्टर। उसमें है इंडस मोटर्स, इसमें भी 2400 से लेके 3400 तक की वैल्यूज हैं। जो एच कार है उसकी 312 बल्कि 262 से लेके 426 तक हैं। साजियो की 929 एक ने की और एक ने 1600 की, और एमटीएल की भी 500 की रेंज में। और फोरकास्ट ईपीएस देखें तो इंडस की 225, बल्कि अगेन वही एवरेज पे जाते हैं कि 237 है 25-26 की एवरेज, एच कार 15, साजियो 281 और एमटीएल 45। और करंट पीई में इंडस 8.6, एच कार 20, साजियो 3 और एमटीएल 15। और 8 की पीई पे अगर होती है तो इंडस ऑलरेडी ऊपर है, एच कार भी ऊपर है, साजियो में पोटेंशियल ज्यादा है, बल्कि साजियो में तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसके मुताबिक, और एमटीएल अभी नीचे है। क्योंकि देखें अगेन हर कंपनी, ये भी आपको समझना जरूरी है कि अगर किसी सेक्टर का ही पीई ज्यादा है तो जरूरी नहीं हर कंपनी वो ज्यादा पे ही रहेगी। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि उनकी बुक वैल्यू क्या है, वो कितने अरसे से ऑपरेशंस में है, लोगों का उसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। तो जरूरी नहीं हर कंपनी उस पर जाए, लेकिन ये भी होता है कि कुछ कंपनियां बिला वजह भी ऊपर चली जाती हैं। अब एच कार का इतना ऊपर प्राइस सेटिंग पे लॉजिकली वो समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी हो सकता है यहाँ से भी उसको 600 पे ले जाएं, तो वो एक अलग कहानी होती है। बहरहाल अगर 9 की पीई पे चली जाएं तो इंडस में अभी जान है फिर भी, और अगेन ये डिविडेंड भी देते हैं तो वो भी इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एच कार नेगेटिव में है, साजियो में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा उस हिसाब से, और एमटीएल भी नेगेटिव में। और इसी तरह 10 की पीई पे भी इंडस की वैल्यू 2372 होनी चाहिए, एच कार की 151, साजियो की 2812 और एमटीएल की 445। तो बज़ाहिर तो साजियो इन सब में बेस्ट नजर आता है, लेकिन अगेन ये जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए, और उससे हमें थोड़ा सा अभी मतलब वो रिजल्ट्स को देख देख के इसमें अपने करने हैं कि अगर तो इतना ही गाड़ियां उनकी बिकती रहें, डिमांड रहे, जो कि हमें लगता तो है कि अगर कोई कम हुई है तो बहाल हो जाएगी, फिर भी उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, फिर है जी टेक्सटाइल सेक्टर। इसमें निशात मिल्स है, इसकी वैल्यू एक ने 51 की है, एक ने 187। देखें कितना बड़ा गैप आ जाता है दो ब्रोकरेज हाउसेस की असेसमेंट में भी। और आईएलपी की 77 से लेके 115 और एनसीएल 64 सिर्फ एक ने की है। ईपीएस की बात करें तो जो अब पता नहीं ये जैसे एनसीएल का है कि ऐसा क्या सोच के उन्होंने 25 की ईपीएस 8 फोरकास्ट की है और 26 की 15। बहरहाल निशात मिल्स की 21 की ईपीएस है, आईएलपी 9 और
निषाद चुनिया 12। और देखें कितना कमाल है कि आईएलपी की ईपीएस कम है, फोरकास्ट भी कम है, फिर भी उसकी वैल्यू ज्यादा है। और निषाद चुनिया की और उनकी टारगेट प्राइस भी ज्यादा है, और निषाद चुनिया की ईपीएस ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, फिर भी उनकी टारगेट प्राइस कम है। तो और अभी भी देखें कितना नीचे है वो। तो बहरहाल यहाँ से इसके मुताबिक तो निषाद चुनिया में हमें बहुत पोटेंशियल नजर आता है। करंट प्राइस है जी, प्राइस अर्निंग है निषाद मिल्स की 4.78, आईएलपी की 7.33 और निषाद चुनिया की 2.73। 8 पे पोटेंशियल है निषाद मिल्स में 67% का, आईएलपी में 9% का और निषाद चुनिया में 193% का। तो नो ब्रेनर्स के निषाद चुनिया में यहाँ पे अगर तो हमने ट्रस्ट करना है कि मुस्तकबिल में उनकी ईपीएस ऐसी हो सकती है जो उन्होंने प्रेडिक्ट की है, और ये डिविडेंड भी मुनासिब देते थे पहले, तो हमें तो मतलब साफ पता लग रहा है कि इनमें बेस्ट निषाद चुनिया है अभी इस रेट पे भी, ऑल्दो कि वो भी पिछले कुछ अर्से में 20-22 से 33 तक आ चुका हुआ है। लेकिन ये है कि अभी अगर वो कोई ट्रम्प ने कोई वो टैरिफ लगा दिए, ऐसा ना हो कि इससे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट कंपनियां मुतासर हो जाएं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल 9 की पीई पे भी है और 10 की पीई पे निषाद मिल्स की वैल्यू होनी चाहिए 213, निषाद चुनिया की 118 और आईएलपी की तकरीबन 90। तो ये है जी टेक्सटाइल सेक्टर का समरी। उसके बाद है जी टेक सेक्टर। इसमें सिस्टम्स लिमिटेड की प्राइस जो है वो 650 से तकरीबन 880 तक है। एयरलिंक की एक कंपनी ने की 173, हम नेटवर्क की 20। और अगर ईपीएस को देखें तो सिस्टम्स की है 41, एयरलिंक की है 16, हम नेटवर्क की है 3। प्राइस अर्निंग में ऑलरेडी ये सेक्टर काफी ऊपर है, हम में पोटेंशियल है इसमें। सिस्टम 13.8 ऑलरेडी है, एयरलिंक 11.86 और हम नेटवर्क 4.53। और कुछ लोग इस पे कोई फजूल सा आर्ग्यूमेंट देंगे कि भाई इस सेक्टर की प्राइस अर्निंग तो हमेशा ज्यादा ही होती है। इलॉजिकल हमारे मुताबिक, आपको ट्रस्ट है इस पे तो आप मान लें। अच्छा जी, तो इनके मुताबिक पोटेंशियल इनमें नहीं है। अगर 10 की पीई पे भी सिस्टम्स लिमिटेड की वैल्यू 412 होनी चाहिए, एयरलिंक की 165 होनी चाहिए और हम नेटवर्क की 31। हम नेटवर्क थोड़ी डिफरेंट कंपनी है, इसको आप सिस्टम्स और एयरलिंक से नहीं मिला सकते। लेकिन अगर सिस्टम और एयरलिंक को खाली देखें तो ऑलरेडी बहुत हाई, तो इनमें तो बज़ाहिर तो नजर नहीं आता कि कोई जूस है। लेकिन ये और बात है कि अगर हिस्ट्री को देखें तो सिस्टम्स को भी यहाँ से डबल कर सकते हैं, एयरलिंक को यहाँ से भी डबल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें लगता है बहुत हाई हो चुका है, फिर भी तो इस सेक्टर को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। अच्छा जी, अब है जी फार्मा सेक्टर। उसमें एजीपी की वैल्यू जो है 190 से लेके 250 तक है। हेलियन की सिर्फ एक कंपनी ने की 1223, सर्ल की एक कंपनी ने की 125 और सीपीएचएल की टॉप लाइन ने उसकी टारगेट प्राइस नहीं दी थी। ठीक है, तो जो ईपीएस है 2526 की, अगर वो देखें एजीपी की 15 रुपए है, हेलियन की 59 है, सर्ल की 4 है और सीपीएचएल 6 रुपए। अच्छा, करंट प्राइस अर्निंग अभी देखें, प्राइस अर्निंग सबकी इनकी 10 से पहले बहुत ऊपर है। 13.1, 14.7, 24.1, 17.17। अब लॉजिकली देखा जाए तो अगेन हमें ये लॉजिक नहीं समझ आती कि क्यों फार्मा सेक्टर की प्राइस अर्निंग इतनी ऊपर होनी चाहिए। बहरहाल उसके मुताबिक जिसने फैसला करना है करे, हमने तो सिर्फ सीपीएचएल में रखा हुआ है और वो भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देख के हमने तो उसको 50 पे लिया था। और अभी लेकिन जिस तरह उसमें मूव्स चल रही हैं उसको हमने रखा हुआ है। ये तो वक्त ही बताएगा उसमें क्या होता है आगे और कहाँ तक उसको रखना है। लेकिन ये है कि जनरली हम लॉजिकली हम नहीं पसंद करते ऐसी कंपनियों को जो इतने हाई पीई पे ट्रेड करती हैं, क्योंकि फिर जब मार्केट क्रैश करती हैं तो सबसे ज्यादा गिरावट भी ऐसी कंपनीज में ही आती है। अब इसको अगर सीधा जाके देखें कि अगर 10 की प्राइस अर्निंग भी चली जाती है इनकी, तो वो भी सब की सब अभी नेगेटिव में है। तो हमारे मुताबिक इसमें कोई लॉजिकल वे में कोई इन्वेस्टमेंट फर्दर नहीं बनती। तो बहरहाल जिनको पसंद है और जिनका इसमें डिफरेंट व्यू है तो उनकी मर्जी, उस हिसाब से देख लें। उसके बाद है जी केमिकल सेक्टर। इसमें एलसीआई की जो वैल्यू है वो 1380 से लेके 1650 है, ईपीसीएल 30 से 37, लॉट कैम्प सिर्फ एक कंपनी 22 और डॉल की 37 रुपए। अब ईपीएस को देखें तो एलसीआई की 144 की एवरेज ईपीएस आएगी, ईपीसीएल 1 रुपए, लॉट कैम्प 4 रुपए और डॉल 5 रुपए। अच्छा जी, अब प्राइस अर्निंग, करंट प्राइस अर्निंग देखें तो एलसीए की 7.74 है, ईपीसीएल तो बहुत हाई बनती है क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सही चल रही, लॉट कैम की 6.3 और डॉल की 5.3। अब अगर इनकी डायरेक्ट हम 10 पे जाते हैं, अगर ये 10 पे चली जाती है प्राइस अर्निंग, तो एलसीआई में तकरीबन 30% का पोटेंशियल है। ईपीसीएल ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है क्योंकि अभी इसकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने की उम्मीद किसी को नहीं है।
लॉटकेम में तकरीबन 60% का पोटेंशियल है और डॉल में 90% का पोटेंशियल है अगर कल को इसने 10 की पीई को टच करना है तो। उसके बाद है जी ग्लास सेक्टर में एक ही कंपनी है, तारिक ग्लास, और 148 से 193 की रेंज है प्राइस, और ईपीएस जो है इनकी वो 22 की एवरेज है। करंट प्राइस अर्निंग 6.56 है, 8 की पीई पे 22% पोटेंशियल, 9 की पीई पे 37% पोटेंशियल और 10 की पीई पे 52% पोटेंशियल। उसके बाद है जी पावर सेक्टर हब है, हब की वैल्यू 116 से लेके 151 तक लोगों ने की हुई है और एनपीएल की 46 रुपए एक ही कंपनी ने। जो ईपीएस है, ईपीएस 41 रुपए है हब की जो एवरेज है, और एनपीएल की आपको पता है पिछले सालों में 15-16 आ रही थी, तो अभी जो एग्रीमेंट्स रिवाइज हुए हैं उसकी बेसिस पे 9 इन्होंने असेस की है, और अगर 9 होती है और 6-7 रुपए का डिविडेंड देते हैं तो जरूरी नहीं दें, ये निषाद ग्रुप का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उस हिसाब से जो अपनी असेसमेंट करना चाहे इसके मुस्तकबिल के बारे में कर ले। हमने तो ओवरऑल थोड़ा पावर सेक्टर से हाथ उठाए हुए हैं, और प्राइस अर्निंग अभी के हिसाब में इनकी कम है, पावर सेक्टर की हिस्टोरिकली कम ही रही है, उनके सेक्टर की अगेन वही है, मुस्तकबिल में लोगों को शायद ट्रस्ट नहीं है। और पोटेंशियल में देखें अगर 10 की प्राइस अर्निंग पे जाना है तो हब में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और एनपीएल में भी पोटेंशियल उस हिसाब से तो काफी ज्यादा है। देखिए अगर मार्केट कल को वाकई में 160, 70, 80, 200 तक चली गई तो फिर हर कंपनी अपनी प्राइस अर्निंग 10 के पास भी जा सकती है, यू नेवर नो, या 7-8 के पास जा सकती है ऐसी कंपनियां भी, तो उस हिसाब से जो देखना चाहे वो देख ले। अच्छा जी, उसके बाद है जी सीमेंट सेक्टर। अब सीमेंट सेक्टर की सबसे ज्यादा कंपनियों को कवरेज मिली है, उसमें अगर लक की बात करें तो अब लक के कंसोलिडेटेड, ज्यादातर लोगों ने कंसोलिडेटेड अर्निंग की फोरकास्ट की हुई है, तो लक की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1250 से लेके 2000 के आसपास तक हैं। जो डीजीकेसी है वो 110 से लेके तकरीबन 167 तक हैं, एमएलसीएफ की 54 से लेके 71 तक हैं, एफसीसीएल की 41 से लेके 61 तक हैं, कोहाट सीमेंट की जो है वो वैल्यूएशंस वो वही 477 से लेके 537, चिराग सीमेंट की 331 से लेके 380, पायनियर सीमेंट की भी काफी ज्यादा हैं, एसीपीएल की कम है, और ठट्टा सीमेंट की सिर्फ एक कंपनी ने बीएमए ने की है, उन्होंने 396 की हुई है। अब अगर फोरकास्ट करें ईपीएस की तो लक की जो है इंडिविजुअल 116 और कंसोलिडेटेड 255, डीजीकेसी 12, एमएलसीएफ 7, एफसीसीएल 6, कोहाट सीमेंट 62, चिराग सीमेंट 40, पायनियर 27, एसीपीएल 13 और ठट्टा सीमेंट 28। अब ठट्टा सीमेंट की तो ऑलरेडी अभी रिसेंट क्वार्टर्स में 7-7 रुपए की ईपीएस चल रही है, तो हमें लगता है कि इन्होंने अपनी जो ट्रैक्टर वाली ईपीएस को इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया, या पता नहीं आगे जाके कम होनी हो, बहरहाल हमें नहीं पता इस बारे में। अच्छा, अगर ये प्राइस अर्निंग अब करंट पीई भी देख लें लक की जो है, हम इसको इंडिविजुअल के हिसाब से देखते हैं, 9.55 है, डीजीकेसी 9.45 है, एमएलसीएफ 6.78 है, एफसीसीएल 6.83, कोहाट सीमेंट 6.6, चिराग सीमेंट 6.58, पायनियर 7.17, एसीपीएल तो अपनी न्यूज पे चल रहा है कि उसको बेचना चाहते हैं तो अपनी पी पे बहुत ज्यादा है, और ठट्टा सीमेंट 7.37। अब याद करें वो वीडियो जब हमने आपको ये सब की प्राइस अर्निंग बताई थी, और उस टाइम पे ठट्टा सीमेंट की प्राइस अर्निंग बनती थी 4 रुपए, और हमने आपको कहा था कि सबसे कम प्राइस अर्निंग उस वक्त बन रही है कोहाट सीमेंट की, कि अगर ठट्टा सीमेंट अपनी कोहाट की प्राइस अर्निंग पे ही आ गया तो कहाँ पे जाएगा। और ये देखें कि वो ये होती है लॉजिकल असेसमेंट। अब इलॉजिकल बिहेवियर किसी भी शेयर में आ सकता है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिकल असेसमेंट की बेसिस पे आपको कितना फायदा कई दफा हो सकता है। अच्छा जी, अब है जी प्राइस अर्निंग, अगर इन सब की 10 पे जानी है कल को, क्योंकि सेक्टर की जा भी सकती है, तो लक की वैल्यू 1160 हो जाएगी, अगर कंसोलिडेटेड के हिसाब में देखें तो 2550 तक जा सकती है, डीजीकेसी 117, एमएलसीएफ 71, एफसीसीएल 60, कोहाट सीमेंट 622, चिराग सीमेंट 400, पायनियर 270, एसीपीएल 128 और ठट्टा सीमेंट 278। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ कंपनियों में अपने पोटेंशियल को देख सकते हैं और उस हिसाब से अपने फैसले कर सकते हैं, और क्योंकि ये कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं देती तो इनमें उसके हिसाब से फिर कोई एडजस्टमेंट की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये जनाब साहब हो गया सीमेंट सेक्टर। अब है जी फूड सेक्टर, उसमें एक ही कंपनी टॉमसीएल का एक कंपनी ने असेसमेंट की है 53 रुपए की, और एवरेज जो प्राइस ईपीएस आएगी वो 7 रुपए की अगले 2 साल में, उस हिसाब से करंट प्राइस अर्निंग 5.12 बनती है, और 10 की पी पे जब ये अगर चला गया तो 67 वैल्यू हो सकती है, और इसमें उस हिसाब से पोटेंशियल मौजूद है।
लेकिन अगेन सब्जेक्ट टू के ईपीएस इसी हिसाब से आए। उसके बाद है जी केबल्स में पायल है, ये बेसिकली पेल है शायद, हाँ पेल है। तो एक ही कंपनी ने असेसमेंट की हुई है ईपीएस की, वो भी सिर्फ, तो वो 5 रुपए की ईपीएस होगी। अभी उस हिसाब से अभी ऑलरेडी हाई पीई पे है 9 पे, लेकिन लोग कहते हैं कि 100 पे भी चला जाएगा। तो अगर आपको लगता है चला जाएगा तो आप देख लें, लेकिन बज़ाहिर 10 की पीई के हवाले से भी इसमें कोई पोटेंशियल ज्यादा नहीं है। फिर है जी स्टील, उसमें मुगल है, उसकी रेटिंग्स जो है 105 से लेकर 118 तक की गई हैं। आईएसएल की 83 है एक ने, और एक ने 135, और एएसटीएल 25। अब ईपीएस को देखें तो मुगल की 11, आईएसएल की 9 और एएसटीएल की -4, क्योंकि 25 की असेसमेंट ही -11 की है। तो इस हवाले से तो देखें तो स्टील सेक्टर में तो हमें कोई जान नहीं लगती, और प्राइस अर्निंग भी कोई ज्यादा नहीं है, और आगे पोटेंशियल भी इनमें कोई ज्यादा मौजूद नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है जी लेदर में एक ही कंपनी एसजीएफ, एक कंपनी ने असेसमेंट की हुई है इसकी 94 रुपए की। इसकी जो ईपीएस की असेसमेंट है वो 9 रुपए है, और उस हिसाब से देखा जाए तो करंट प्राइस अर्निंग भी 10 से ऊपर है, और पोटेंशियल कोई बज़ाहिर मौजूद नहीं है, लेकिन जाने को कहीं भी जा सकता है भाई कोई भी कंपनी। फिर है जी मिसलेनियस सेक्टर में पीएबीसी, उसकी भी एक ने 100 की है, एक ने 142 की है। ईपीएस जो है वो 21 रुपए तक की है, तो करंट प्राइस अर्निंग 5.31 है, और इसमें तकरीबन 88% का पोटेंशियल मौजूद है। तो ये है जी तमाम इन कंपनीज की जो है प्राइस अर्निंग के हवाले से फोरकास्ट और पोटेंशियल, और इसकी बेसिस पे आप अपने मुस्तकबिल का डिसीजन जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।